KP classes dedicated to excellence. अब देखिए जो क्लैट एग्जाम के लिए जो ये इंटरेक्शन क्लास है, इसमें हम आपका पूरा का पूरा जो क्लैट एग्जाम है उसको कंप्लीटली डिकोड करते हैं। हमारे एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, हमारे एग्जाम में जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उनसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है, हमारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमारी कट ऑफ, हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, वो सब चीजों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आई बी टॉकिंग अबाउट कि आपका जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपसे जो हमारा एग्जाम है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है जिनकी हमें तैयारी करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमारा टारगेट कितने नंबर्स का होना चाहिए, कितना एक स्कोर ऐसा है जो हमारे लिए सेफ स्कोर होता है। और उसके बाद हम ये समझेंगे कि उस स्कोर तक पहुंचने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारा रोड मैप क्या होनी चाहिए, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। एंड देन आफ्टर दैट आई टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज सब्जेक्ट्स कि हमें इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए इनमें जो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन है, इनमें जो फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन है वो किस तरीके से रहती है और हमें उन सब चीजों की तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। सो नो मैटर इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू आर अ बिगिनर और even if you are preparing for this exam, this video is going to help you out in all ways, because इस क्लास में हम आपका पूरा का पूरा जो क्लैट एग्जाम है उसको हम कंप्लीटली डिकोड करते हैं। सो आई विल स्टार्ट विद द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। नाउ आई होप मोस्ट ऑफ यू विल बी अवेयर ऑफ द सेम दैट जो हमारा ये क्लैट एग्जाम है इसमें विल बी गेटिंग 120 क्वेश्चंस एंड फॉर दीज 120 क्वेश्चंस विल बी गिवन ओनली एंड ओनली 120 मिनट ऑफ टाइम। और इस एग्जाम में देयर इज +1 एंड -0.25 नेगेटिव मार्किंग इज देयर। तो अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये आपका 2 घंटे का एक एग्जाम होगा जिसमें आपको 120 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और उन 120 क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास जो टाइम होता है वो केवल और केवल 120 मिनट का टाइम होता है। इससे हमें क्या बात पता लगती है, इससे हमें ये बात पता लगती है कि हमारे पास ऑन एन एवरेज हर एक क्वेश्चन को करने के लिए केवल और केवल 1 मिनट या 1 मिनट से कम का टाइम है। क्योंकि अगर आप देखो हमारे पास 120 मिनट ही है पूरे पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उस 120 क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास जो टाइम है वो पूरा 120 मिनट ही है। और उसी में आपको और बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, आपको अपना जो डैशबोर्ड है उसको भी समझना है, उसमें भी आपको जो अपना रोल नंबर वगैरह है वो फिल करना होता है। तो इन सब चीजों के साथ जो हमारे पास टाइम निकल के हमारे एग्जाम में बचता है वो लेस देन 1 मिनट का टाइम होता है। तो हम आपसे बात करेंगे हमारे एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, उनकी हमें तैयारी कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होता है कि जो हमारा एग्जाम है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब हम तैयारी करेंगे तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए, हमारा तैयारी इस तरीके से होना चाहिए कि हम हर एक क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट सॉल्व कर पाते हैं। मतलब अगर मैं आपसे इस एग्जाम के पैटर्न की बात करूं, सो इट इज अ कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड टेस्ट, इट इज अ पैसेज बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको चाहे लॉजिकल रीजनिंग की बात करें हम, चाहे लीगल रीजनिंग की बात करें, चाहे आप जीके करंट अफेयर की बात करें, चाहे आप किसी अदर सब्जेक्ट की बात करें, हर एक सब्जेक्ट में आपको पैसेज दिया जाता है। और उस पैसेज पे बेस्ड आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5। और इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए क्या हमें कुछ भी याद करना? द आंसर इज नो। passage will be given in the exam, answer is given in the passage itself, you just need to understand the passage and you just need to draw the answer from the passage, and that is the requirement of the exam. अब मैंने आपसे क्या बात करी कि आपके एग्जाम में चाहे हम लीगल रीजनिंग की बात करें, चाहे हम आपसे लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, चाहे हम आपसे इंग्लिश की बात करें, इन तीनों ही सब्जेक्ट का जो पैटर्न है वो सिमिलर है। विल बी गिवन अ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज और आपका जो आंसर है दैट विल बी गिवन इन द कॉम्प्रीहेंशन पैसेज इटसेल्फ। You just need to understand the passage in the exam and you just need to draw the answer from the passage। और ये सब करने के लिए हमारे पास जो टाइम है that is only and only 5 minutes। मतलब 5 मिनट के टाइम में हमें क्या करना है, पूरे पैसेज को पढ़ना है, पूरे पैसेज के 5 क्वेश्चंस को करना है। और फिर उसके बाद ऐसे ये इतने सारे क्वेश्चंस है, टोटल 24 पैसेजेस विल बी गिवन। तो इन सभी 24 पैसेजेस के लिए हमारे पास जो टोटल टाइम होता है वो केवल और केवल 2 आवर्स का होता है। अब ये बताने का पर्पज ये नहीं है कि आपको डराना है, ये बस बताने का पर्पज ये है कि आपको अपनी तैयारी करने से पहले ये पता रहे कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया मतलब हमारी तैयारी हो गई। अगर हमारी स्पीड नहीं होगी तो हम अपना पेपर टाइम पर कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे
पहला स्टेज होगा हमारा पूरा सिलेबस हम समझें, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनका टाइम क्या है वो समझे, लेकिन उसके बाद हमें ये समझना है कि हमें अपनी स्पीड को बहुत इंप्रूव करना है, और स्पीड को इंप्रूव करने के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी एक्यूरेसी भी रहनी चाहिए। अदरवाइज वी विल, अगर हमारा क्वेश्चन गलत होता है, अगर हमारा आंसर गलत होता है, तो आपका जो सही आंसर है उसके भी नंबर आपके डिडक्ट हो जाते हैं। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? यहाँ तक की बात आपको समझ आई? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, इज इट ऑल क्लियर? क्या यहाँ तक की बात समझ आ गई? ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए, तो इसलिए हमें इस पैटर्न को समझना इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि हर साल ऐसा होता है जो बच्चे इस एग्जाम को देते हैं एंड दे कम बैक एंड दे से कि एग्जाम में तो टाइम ही नहीं बचा, मुझे क्वेश्चन आता था मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। अब सोचो, सबसे पहले ये जो टाइम है, टाइम तो आपको पहले से ही पता है ना, 2 घंटे का टाइम है, सबके लिए सेम है, तो टाइम थोड़ी एग्जाम में बढ़ेगा, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए ये हमें पहले ही समझना होता है अपनी तैयारी को स्टार्ट करने से पहले। नाउ आई होप आई एम वेरी क्लियर विद द पैटर्न पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ द एग्जाम। तो अगर मैं इसके एग्जाम के सिलेबस की बात करता हूँ, टोटल 5 सब्जेक्ट्स विल बी गिवन, जिसमें आपका लीगल रीजनिंग and GK current affair, English, logical reasoning and QA. These 5 subjects are there which will be getting in your exam. अब अगर हम, ये तो हो गए 5 सब्जेक्ट्स, इनका डिटेल्ड पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस पर बात करने से पहले वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो पार्ट है ना, इससे हमारे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ताकि हमें ये भी पता रहे एग्जाम में कि किस सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना है और किस सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस नहीं देना। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं वेटेज के अकॉर्डिंग आपसे बात करूं, तो हमने ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, पूरे के जो 5 सब्जेक्ट्स हैं इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1, जिसमें हमारा लीगल रीजनिंग और जीके करंट अफेयर होता है, और उसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है उसको हमने पार्ट बी में रखा, और इसको हमने, ये 3 सब्जेक्ट को एक पार्ट में रखा। अब अगर मैं आपसे वेटेज की बात करता हूं, तो आपके एग्जाम का 50% जो क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 50% क्वेश्चन आते हैं, वो आपके कंप्लीटली लीगल रीजनिंग और जीके करंट अफेयर्स होते हैं। मतलब अगर आपका टोटल एग्जाम 120 क्वेश्चंस का है, उसमें से 60 क्वेश्चंस आपको जीके करंट अफेयर और लीगल रीजनिंग से देखने को मिलते हैं, और रिमेनिंग 60 क्वेश्चन आपको ये तीनों सब्जेक्ट से देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा एक वेटेज हो जाता है। इट कैन चेंज, ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा फिक्स होता है, +2 -2 +5 -5 ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये आपका सेम होता है कि आपका जो 50% आपका वेटेज है वो लीगल और जीके करंट अफेयर का होता है, और बाकी रिमेनिंग 50% जो वेटेज होता है वो किसका होता है, वो हमारा इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो हमारे एग्जाम की बेसिक मैथ होती है, ये हमारे एग्जाम में आता है। अब ये हमने समझ लिया कि हमारे एग्जाम में जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, रिया यू आर बीएससी ग्रेजुएट ऑलरेडी, व्हाट विल आई डू नाउ? I will talk on that towards the end of the class, because for you there is a completely different examination called as CUT PG LLB. You can pursue 3 years LLB because you have already done your graduation. So I'll discuss that towards the end of the class. For now, we are having discussion on the 5 years LLB. All right. So you can wait for some time. Now, when I'm talking about legal reasoning, GK current affair, English, logical reasoning, QA. So these are the subjects that you will be getting in the exam. Now, ऑलरेडी वी हैव डन दी वेटेज कि हमारे जो एग्जाम में है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें डिस्कस करनी है, हमारा टारगेट कितने नंबर का होना चाहिए, कितना कितना स्कोर हमें करना है 120 में, ताकि हमारे लिए वो एक सेफ स्कोर रहे, ताकि हमें रिजर्वेशन को ना देखना पड़े, ताकि हमें अदर बैकअप ऑप्शन को ना देखना पड़े। तो उसके लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हमारा टारगेट कितना होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो पहले 2 सब्जेक्ट हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, इसमें आपके टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, और इनके जो टोटल नंबर होते हैं वो 60 होते हैं। अगर आप ये 60 में से 50 स्कोर कर लेते हैं, अगर आप ये 60 में से 50 स्कोर कर लेते हैं, योर स्कोर कार्ड विल लुक लाइक दिस, 100 आउट ऑफ 120। एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, अगर आप अपने एग्जाम में आउट ऑफ 120 अगर आप 100 स्कोर कर लेते हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बी अमंग द टॉप 100 स्टूडेंट्स। मतलब आप इस एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स में टॉप 100 स्टूडेंट्स में होंगे, इफ यू आर ओनली एंड ओनली एबल टू सिक्योर 100 मार्क्स आउट ऑफ 120।
अगर आप ये स्कोर कर लेते हैं, इस बार की भी अगर आप देखोगे हाईएस्ट मार्क इन दिस एग्जाम इज ओनली 103, सो दैट इज व्हाई व्हाट आई एम सेइंग इज अगर आप 100 स्कोर करते हो इट इज द सेफेस्ट स्कोर। अगर आपने 100 स्कोर कर लिया तो आपको किसी भी चीज को और देखने की जरूरत नहीं है, यू आर गोइंग टू बी अमंग द टॉप 100 स्टूडेंट्स। अगर मान लो हमसे हमारी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं होती है, पेपर हमारी जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे थोड़ा सा अलग आता है, मान लो वी आर नॉट एबल टू अचीव दिस, लेकिन अगर फिर भी अगर आप इस 60 में से 45 क्वेश्चन कर लेते हो और यहाँ अगर आप 45 क्वेश्चन कर लेते हो इंस्टेड ऑफ 50, still your scorecard will look like 90 out of 120, and 90 out of 120 is also a good score to get into top NLUs। अब जैसे अगर मैं आपसे टॉप एनएलयूज की बात करता हूँ तो इसमें आपका एनएलयू बैंगलोर, उसके बाद आपका लखनऊ, उसके बाद आपका हैदराबाद, उसके बाद आपका जोधपुर, ये जितने आपके टॉप 4-5 एनएलयूज हैं उसमें एडमिशन के लिए आपका जो स्कोर 90 है ये एक सेफ स्कोर माना जाता है। तो हमें अपनी एग्जाम की तैयारी के दौरान हमारा जो टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी 100, मतलब हमें टारगेट तो अपना 100 लेकर के चलना है। हमें अपनी तैयारी इस तरीके की रखनी है कि हम एटलीस्ट लीगल और जीके में एटलीस्ट हम 50 स्कोर कर पा रहे हैं और इंग्लिश एलआर और क्यूए में हम 50 स्कोर कर पा रहे हैं, तब हमें ये बात समझ आएगी कि हम इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। अब जैसे अब इन सब चीजों को करने के लिए एक एक डिटेल को समझना होता है। जैसे अगर मैंने पैटर्न की बात करी, अगर आपकी स्पीड नहीं है वी कैन नॉट डू इट, अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है वी कैन नॉट डू इट। हर एक चीज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, हर एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उन सबसे ज्यादा नो मैटर आप कितना हार्डवर्क करते हो, अगर आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं पता है, अगर आपको एग्जाम का पैटर्न नहीं पता है, अगर आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का सीक्वेंस नहीं पता है, तो भी हम ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी नहीं करते तो ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें समझना है कि जब हम लीगल, जीके, इंग्लिश, एलआर और क्यूए इन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो इसकी हमें अलग अलग तैयारी कैसे करनी है इन सभी सब्जेक्ट्स की, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनका क्या क्या फॉर्मेट होता है, क्या तरीका होता है, that is what we are going to discuss now। but before that I would ask all of you, is it clear to all of you, are you guys able to understand what I'm talking about? Is it all clear? You just can write as yes in the chat box if this is all clear. In case there are any questions you can let me know in the chat box and we can discuss on that. Is it all clear? All right, all right. Okay. Okay. So now we are moving towards the second part. We are going to understand what is the format of the question that we get in this exam. Now let's start with understanding your legal reasoning, and then after that we will be talking about English, and then after that we'll be talking about logical reasoning. Now these three subjects, they are going to hold almost 60 percentage of your weightage when I'm going to talk about your logical reasoning. Now these three subjects which plays a very important role in the exam, and they holds almost 60 percentage weightage in your exam, and the pattern of the question or the format of the question that we get in these three parts is completely similar. We are saying from which month to which month current affairs question will be coming in the exam. I'll talk on that. I'll come on the current affairs, then I'll discuss that. All right, you guys can write down your question. I'll discuss each and every question in a sequential manner. Now, when I'm talking about logical reasoning, when I'm talking about legal reasoning, when I'm talking about English, all three subjects, the pattern is completely similar. Now, why am I saying that? Because in this legal reasoning, logical reasoning, you'll be getting a comprehension passage. Here in this legal reasoning, you'll be getting a comprehension passage. In English also, you'll be getting a comprehension passage. Here, passages will be given. Same things will be done in the legal reasoning as well as same thing will be done in the English also. And 5 questions will be given out of it. 1, 2, 3, 4, 5. And similar things will be done here and here also. Now 5 questions are given and one passage is given. Answer is given in the passage itself. We just need to understand the passage in the exam. We just need to draw the answer from the passage, and that requirement is similar in the logical reasoning.
legal reasoning as well as in the English, but again there are certain differences that we need to understand again. Now, when I'm talking about legal reasoning, the passages that will be getting in the legal reasoning part, they will be completely based on laws that are applicable in India. Like for an example, if I'm going to talk about legal reasoning, they can give a passage on the constitutional laws. They can give a passage on the criminal laws that are applicable in India, or they can give passages that are based on the civil laws that are applicable in India. So that means the passages that will be getting in the legal reasoning, they will be completely based on the laws that are applicable in India. But when I'm talking about logical reasoning, when I'm talking about English, here you'll be getting passages, but they will not be based on any laws. वो लॉ पे बेस्ड पैसेजेस नहीं होंगे, वो हमारे करंट अफेयर के पैसेजेस होंगे जो हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे. तो इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड लीगल रीजनिंग, format is completely similar and it is like an open book exam. It is like an open book exam. Now, why am I saying that? Because in all these three sections, you are getting a comprehension passage. Answer is given in the passage itself. You just need to understand the passage in the exam and you just need to draw the answer from the passage in the exam. So we need to work on our reading ability. If we are able to understand the passages well, then we can able to solve the passage in the exam and we can draw the answer from the passage. So this complete pattern is similar in the logical reasoning, legal reasoning, and English. I'll come on that. What types of questions are there in the legal reasoning and how we can efficiently attempt these passages in the exam. But before that, I would like to talk on the other two subjects that we get in the exam, and they are going to be GK and current affairs, and the other one is going to be your basic math, that is quantitative aptitude. Now, when I'm going to talk about these two subjects, quantitative aptitude, that is your basic math. Now, in these two subjects, they are different from other three. Here, you'll be getting a comprehension passage. Here also, question will be given in a caselet DI, and that also looks like a comprehension passage. But in these two sections, in GK current affair, will be given a passage, but answer will not be given in the passage. In the passage you will be getting relevant information. Like for an example, in the previous years we have got a passage on Russia and Ukraine war. They have given a passage on the Russia and Ukraine war, and they were asking in the questions, what is the currency of Russia? Now this answer was not given in the passage. So I hope you guys are able to understand the passage that is given in the GK and current affair, that in the GK and current affairs part, you will be given a comprehension passage, but answer will not be given in the passage. So you don't need to read the passage, but the relevant information will be given in the passage. Relevant information will be given in the passage. So that is why this GK and current affairs is different from all three, because in all these three you'll be given passage and answer can be drawn from the same, but here you'll not be getting answer in the passage itself. Now when I'm talking about QA, that is your basic math. अब जब हम मैथ की बात करते हैं, हमें लगता है हमें there are many students who are from the humanities stream, there are many students who are from commerce stream. तो जब हम उनकी बात करते हैं, दे आर स्केर्ड ऑफ मैथ्स. उनको लगता है हम ये मैथ कैसे करेंगे, और मैथ का जो हमारे एग्जाम में वेटेज होता है वो भी बहुत कम है. अगर हम मैथ की बात करते हैं तो उसका वेटेज 10% टू 12% ही है. हमारे एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं क्यूए में, वो 120 होते हैं, और इस 120 में हमारे एग्जाम में केवल और केवल 12 टू 15 क्वेश्चन है जो हमारे मैथ में आते हैं, जो हमारी क्यूए में आते हैं. अब बहुत से स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये 10-12 नंबर ही तो है, इनको हम स्किप कर देते हैं. लेकिन ये जो 10-12 नंबर है ना, ये जो 10-12 मार्क्स हैं आपके एग्जाम के लिए, ये आपके लिए एक डिसाइडिंग रोल प्ले करते हैं कि आप कौन से नेल्यू में जाओगे. जैसे मान लो अगर एक स्टूडेंट ने 75 स्कोर करा एंड ही हैवंट अटेम्प्टेड एनी क्वेश्चन इन द क्यूए पार्ट एंड ही इज नॉट गेटिंग अ कॉलेज. अगर उसने ये 10 क्वेश्चन कर दिए होते, उसका स्कोर कार्ड 85 होता एंड ही वुड हैव गॉट द कॉलेज. तो अगर हम मैथ की बात करें, लीगल रीजनिंग एवरीवन डज वेल इन द लीगल रीजनिंग, एवरीवन डज वेल इन द जीके एंड करंट अफेयर एंड द अदर पार्ट्स इंग्लिश. लेकिन मैथ आपके एग्जाम में पावर प्ले की तरह होता है. जैसे क्रिकेट में पावर प्ले होता है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैच ड्रॉ हो गया, सबके नंबर आपके आप देखोगे 75 75 75 है,
तो आपका जो रिजल्ट, जो आपका स्कोर कार्ड डिपेंड करता है वो आपकी मैथ पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें इस एग्जाम के लिए हम कुछ भी स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब मैं आपसे मैथ की बात करता हूँ, यू आर नॉट ऑडिबल। क्या आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? एम आई क्लियरली ऑडिबल नाउ? ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे आपसे कि जो हमारे एग्जाम में मैथ आने वाली है, इसकी भी तैयारी हमें बहुत अच्छी करनी होती है। एंड वी डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ दिस मैथ, क्योंकि हमें इस एग्जाम के लिए पूरी मैथ को नहीं पढ़ना होता। अब गलती हम क्या करते हैं, हम पूरी मैथ पढ़ने चले जाते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें प्रीवियस ईयर्स को देखना है। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपने, हाँ, करेक्ट करेक्ट, इट इज लाइक अ T20 क्रिकेट, कि आपको बहुत फास्ट अपना जो स्ट्राइक रेट है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा। और ये बात अच्छी है कि आप ये चीजें स्टार्टिंग में सीख पा रहे हो, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती है ना, हम तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद भी हमें नहीं पता होता, फिर हम एग्जाम के बाद कहते हैं अच्छा टाइम नहीं बचा था। तो टाइम तो पहले से ही पता है ना कितना है, तो हमें इसलिए इसकी तैयारी ऐसे करनी होती है। अब जैसे अगर हम मैथ की बात करते हैं, व्हाट मिस्टेक वी डू इज कि हम पूरी मैथ पढ़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर्स को देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करेंगे, आपका जो पूरा का पूरा क्लैट एग्जाम है, they have given question only and only data interpretation since 2019। जब से आपका नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है क्लैट का, तब से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए वो सब के सब क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन पे दिए गए। तो अगर आप कुछ अलग पढ़ रहे हो, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो, आप उसके बाद जाके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ने का रिजल्ट क्या है, वो तो आपके एग्जाम में 6-7 ईयर से नहीं आया है। एलसेट, अभी हम एलसेट पे बात करेंगे ना, बाकी जितने भी अदर एग्जाम हैं हम उसकी बात करेंगे। अभी हम क्लैट एग्जाम का पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू कर रहे हैं, तो आपके जितने भी अलग क्वेश्चंस हैं, वी विल डिस्कस दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। ऑलराइट। तो अब जैसे हम डीआई की बात करते हैं, तो ये आपका 12 to 15। अब डीआई को सॉल्व करने के लिए केवल 3 कॉन्सेप्ट आपको मास्टर करने होते हैं, जिसमें आपका परसेंटेज और आपका रेशियो और आपका एवरेज। अब अगर आप लास्ट 3 ईयर्स में देखोगे, तो लास्ट 3 ईयर्स में हमारे एग्जाम का जो मैथ है वो 100% परसेंटेज, रेशियोज और एवरेज इससे बाहर नहीं गया है। तो हमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना है। तो अगर आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो, तो इस तैयारी को स्टार्ट करने से पहले आपको 2019 से लेकर के 2025 के जो पेपर्स है ना, 2019 से 2025 के क्लैट एग्जाम के जितने भी पेपर्स हैं, उनका आपके पास एक प्रिंट आउट, उसको स्पाइरल करा करके आप अपनी डेस्क पर रख सकते हो। उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि हमारे एग्जाम में जो हम पढ़ रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए रिलीवेंट है या हमारे एग्जाम के लिए रिलीवेंट नहीं है। कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, ये सब हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज, अभी तक अगर मैं 2019 से बात करूं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे एग्जाम में, दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन परसेंटेज, रेशियोज, एवरेज। ओनली 2 टाइम दे हैव गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द मेंसुरेशन। इससे अलग 2019 से लेकर अब तक हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो हमें अपनी तैयारी को भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि अब हमारे पास जो टाइम है, जो लोग इस बार इस एग्जाम को देने वाले हैं, उनके पास जो टाइम है वो केवल और केवल 6 मंथ का है। तो उस 6 मंथ को हमें बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है। सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द जीके एंड करंट अफेयर। नाउ सम ऑफ यू वर आस्किंग कि जो जीके एंड करंट अफेयर है वो हमें कितना करना होता है। तो हमें उसके लिए कोई ऐसा फिक्स आंसर नहीं है कि उससे बाहर नहीं जा सकता, लेकिन ये हर एग्जाम के लिए सिमिलर है कि आपको 1 ईयर का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे करंट अफेयर होते हैं, जैसे मान लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, जैसे अगर आपने देखा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रैंकिंग आती है, इंडिया में मीडिया की रैंकिंग आती है। तो कुछ ऐसे अवार्ड होते, कुछ ऐसी रैंकिंग होती है जो, जैसे मान लो वो इस साल रिलीज नहीं हुई, वो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, इस साल की अभी रिलीज पेंडिंग है, तो वैसे केसेस में जो पिछले साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक आपकी साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। आप सभी लोग एक बार बताएंगे क्या आवाज क्लियर है? एक बार कंफर्म करेंगे जो लोग क्लास में हैं। अच्छा, हो सकता है आपकी साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम हो, यू कैन यूज द ईयरबड्स, दैट दैट कैन हेल्प आई गेस। तो ये हो गया हमारा जीके एंड करंट अफेयर एंड क्यूए। तो अब हमने आपके एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका एक फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हमें समझना है, जैसे हमने बात तो बहुत कर ली स्पीड की,
हमने बात कर ली एक्यूरेसी की, ये स्पीड और ये एक्यूरेसी आएगी कैसे, किस तरीके से हमारी स्पीड बढ़ेगी, किस तरीके से हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर है, सम ऑफ यू आर सेइंग। सर मैं आवाज नहीं आ रही मेरे को। अच्छा एक एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसके अब आ बाद गई, हम। नहीं सर, आ गई अब आ गई। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। तो ये हमने समझ लिया कि अभी तक हमारा जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, उसमें जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनका फॉर्मेट क्या है। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें और समझनी होती है वो है कि हमें जो ये स्पीड जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में करी, ये जो एक्यूरेसी है वो हमारे एग्जाम में कैसे आएगी। सो आई विल स्टार्ट विद द लीगल रीजनिंग। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस लीगल रीजनिंग सब्जेक्ट कि लीगल रीजनिंग में क्या होता है, ये हमारे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब आप लॉ स्कूल में जाएंगे तो भी आपको लॉ पढ़ना है, जब आप आगे कभी प्रैक्टिस में जाएंगे तो भी आपको लॉ पढ़ना है, मतलब दिस इज समथिंग जो आपकी लाइफ का एक पार्ट बनने वाला है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो जब मैं आपसे लीगल रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको पैसेज दिया जाएगा। that passage can be based on any of the laws that are applicable in India and I already explained that। अब ये जो लॉज इंडिया में एप्लीकेबल हैं ये किसी भी लॉज से हो सकता है, जैसे मान लो हमने सिविल लॉज की बात करी, जैसे हमने बात करी आपसे क्रिमिनल लॉज दैट आर एप्लीकेबल इन इंडिया, या जैसे हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे एग्जाम में जो पैसेज है वो किसी भी लॉ से आ सकता है। अब जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अगर आपने पहले से ही बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, अब अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि हमारे एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन से पैसेज आ रखे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से पैसेज आए हैं, मोस्टली पैसेज आर फ्रॉम दी फंडामेंटल राइट्स, या कुछ रिसेंट अमेंडमेंट जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है वहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो अब इसके लिए क्या हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है? द आंसर इज नो। अभी की स्टेज में हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना, हमें सभी क्रिमिनल लॉज नहीं पढ़ने, हमें सभी सिविल लॉज नहीं पढ़ने। इतना अगर हम पढ़ने जाएंगे हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हम स्कूल के साथ इतना सब कर पाए। क्या हम पूरा बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए और फिर उसके बाद जो हमारे सिविल लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, ये जितने भी अदर लॉज हैं, क्या ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं? और अगर हमें ये कंप्लीट करके ही एग्जाम देना होता, अगर हमें ये कंप्लीट करके ही एग्जाम देना होता तो हम इसको ऐसा थोड़ी करते। अगर हमें कंप्लीट करके एग्जाम देना होता तो हम ये एनएलयू में क्यों एडमिशन लेते हैं? तो हमें ये समझना है इस एग्जाम के लिए वी ओनली एंड ओनली नीड टू बी फैमिलियर विद द लीगल लैंग्वेज। हमें कोई भी आर्टिकल नहीं याद करना, हमें कोई भी सेक्शन याद नहीं करना, हमें कोई भी चैप्टर याद नहीं करना इस एग्जाम के लिए। we just need to be familiar with the legal language। now I'll explain this with an example। जैसे मान लो लास्ट ईयर में हमारे एग्जाम में there was a passage that was based on the writ petition। it was saying that the language was writ is a public law remedy and which is given to the citizens of India in case their fundamental rights are being violated। Now for an example, अब ये पैसेज हमारे एग्जाम में आया, writ is a public law remedy which is given to the citizen of India in case their fundamental rights are being violated। अब ऐसा पैसेज हमारे एग्जाम में आया। Now there are two types of student। One are those who know each and everything about writ, कि रेट हमारा आर्टिकल 32 में दे रखा है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर होती है रेट्स को इशू करने की, कितने टाइप्स की रेट होती है। तो वो स्टूडेंट के लिए पैसेज को एग्जाम में उसको समझना, उसको पूरा इंटरप्रेट करना, क्योंकि जैसे रेट पे पैसेज आया, आपने रेट पहले से ही पढ़ा हुआ तो आपको एग्जाम में आप पैसेज रीड नहीं कर रहे, आप एग्जाम में पैसेज को रिवाइज कर रहे हैं। जो आपने पढ़ा हुआ वही जब आप दोबारा एग्जाम में पढ़ते हो तो आपके लिए एग्जाम से पैसेज को पढ़ने की पहली बात तो जरूरत नहीं है। पैसेज आप एक बार पढ़ोगे, आपने जो पढ़ा था वो पूरा रिवाइज हो जाएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपके लिए वहां पैसेज से आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है। एंड दिस इज अबाउट वन स्टूडेंट हु नोज ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द रेट पिटीशन that is given in the Constitution of India। And there was another student who came to me after exam and he was saying sir, ये जो रिट है ना ये राइट गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट होना चाहिए था, ये बाई मिस्टेक रिट लिख दिया। अब सोचो, एक कोई ऐसा माइक फिक्स कर लीजिए एक जगह। चलिए अच्छा आप बताइएगा, अगर माइक का प्रॉब्लम होगा तो उसके बाद हम उस पर काम करेंगे ना। अगर अभी आवाज आ रही है तो वी कैन कंटिन्यू दिस। व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, देयर वाज वन स्टूडेंट हु वाज सेइंग कि ये जो रेट है ना
ये आई थिंक यहाँ राइट होना चाहिए, एग्जामिनर ने गलत गलत यहाँ पे रिट दे दिया। अब एक ऐसा स्टूडेंट जिसको रिट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो ये सोच रहा है कि रिट होगा या राइट होगा, अब सोचो उसके, वो भी ऐसा नहीं है पैसेज नहीं कर सकता, वो भी ये पैसेज कर सकता है, लेकिन उसको एग्जाम में ये पैसेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, उसको इस पैसेज को समझने में कितना टाइम लगेगा, उसको उस पैसेज को इंटरप्रेट करने में कितना टाइम लगेगा, और वो स्टूडेंट जिसको इसके बारे में सब कुछ इन एंड आउट पहले से पता है, उसको इस पैसेज को करने में कितना टाइम लगेगा। और ये जो टाइम डिफरेंस है, यही इस एग्जाम का फैक्टर होता है जो हमें कवर अप करना होता है। तो अब इसके लिए हमें क्या है, हमें जो इंडिया में लॉज अप्लीकेबल है इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे क्रिमिनल लॉज की बात करता हूँ, जैसे अगर मैं आपसे सिविल लॉज की बात करता हूँ, अगर मैं आपसे लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। और पता होने का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ याद करना है। The only requirement for this exam is that we only need to be familiar with the language. We only need to be familiar with the language. Nothing else is required for this exam. जैसे अगर मैं आपसे सिविल लॉज की बात करूंगा, तो हमें जैसे इसमें पढ़ना होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, अब जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब लॉस तो सभी इंपॉर्टेंट है, चाहे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, चाहे हम लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करें, चाहे हम प्रॉपर्टी लॉस की बात करें, चाहे हम फैमिली लॉस की बात करें, ऑल दी लॉज आर इंपॉर्टेंट। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट है या नहीं है। लेकिन अगर हम क्लैट एग्जाम की बात करें, each and every year we are getting passages from the law of contract and in certain years we have got 2 passages from the contract। 2 passages का मतलब 10 क्वेश्चन आपके केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट से आ गए। सो दैट इज व्हाई दिस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। तो हमें ये भी समझना है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से हमारे एग्जाम में मेजॉरिटी पैसेजेस आते हैं, और ये हमें कैसे समझ आएगा, ये हमें प्रीवियस ईयर्स को देख के समझ आएगा। तो दिस इज समथिंग जो मैं सभी को एडवाइस करता हूँ कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने वाले हो या आप कर रहे हो, तो आपके पास 2019 से लेकर के 2025 के जितने भी पेपर्स हुए उनका एक स्पाइरल आपकी डेस्क पे होना चाहिए, और इसके किसी भी क्वेश्चन में आपको 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। आपको वो क्वेश्चन दिखेंगे विद द डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट तरीके से वो क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो सिमिलर होगा। तो जैसे हमें सिविल लॉज को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, फिर उसके बाद जो हमारे फैमिली लॉज है जो इंडिया में एप्लीकेबल है, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी लॉज। अब जैसे प्रॉपर्टी लॉज की हम बात करते हैं, तो हमें लगता है कोई एक लॉ होगा जो प्रॉपर्टी से डील करता हो, जबकि ऐसा नहीं है। अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग तरह के लॉज होते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमारा जो क्लैट 2025 का एग्जाम हुआ, वहां पर हमारे एग्जाम में पैसेज आ गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो हमारे आईपीआर का पार्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसमें भी जीआई टैग से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। तो हमें इन सभी लॉज को याद नहीं करना है, कुछ भी हमें मेमोराइज नहीं करना है। वी ओनली नीड टू बी फैमिलियर विद द लीगल लैंग्वेज। जैसे अगर हम टॉर्ट की बात करते हैं, तो हमें टॉर्ट की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, ट्रेसपास क्या होता है, न्यूसेंस क्या होता है, नेग्लिजेंस क्या होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो इन चीजों को हमें सीखना होता है, समझना होता है। वैसे ही अगर मैं आपसे बात करूंगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसमें ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, वैलिड ऑफर क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये पूरा एक डिटेल है। अगेन याद नहीं करना है, बस हमें सीखना है, हमें उसकी लैंग्वेज को समझना होता है। तो अब जैसे आईपीआर की हम बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो हमारे एग्जाम में इसको समझना बहुत आसान है। इसमें ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, डिजाइन हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया। अब क्योंकि हमारे एग्जाम में इन सभी लॉज से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इन सभी की लैंग्वेज के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये केवल और केवल हमें क्लैट एग्जाम तक हेल्प नहीं करती, जब आपका किसी भी एनएलयू में एडमिशन होता है, तो ये वहां भी आपको हेल्प करने वाला है। जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं वो यही चीजें पढ़ाने वाले हैं। तो वहां पर आपको केवल एक सब्जेक्ट करना रहेगा, वो लॉ होगा। लेकिन अभी की स्टेज में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट करने हैं, तो इस पे भी हमें लिमिटेड टाइम देना होगा। अब जैसे अगर मैं आपसे क्रिमिनल लॉस की बात करूं, तो क्रिमिनल लॉस के लिए हमें देयर आर मेनी क्रिमिनल लॉज दैट आर एप्लीकेबल इन इंडिया। लेकिन क्रिमिनल लॉस की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें 3 लॉस को समझना होता है, जिनका पहले नाम था आपका आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। लेकिन अब रिसेंटली लास्ट ईयर इनके नेम और इनका कंटेंट चेंज कर दिया गया, कुछ मेजर चेंजेस किए गए, जिसके बाद इनके नेम चेंज होकर के ये हो गया बीएनएस, ये हो गया बीएनएसएस, और ये हो गया बीएसएस, बीएसएल। तो ये तीनों लॉज हैं जो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ने होते हैं, क्रिमिनल लीगल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हमें 3 ही क्रिमिनल लॉज होते हैं, उसके अदर लॉज नहीं होते। देयर आर मेनी अदर क्रिमिनल लॉज, देयर आर मेनी अदर सिविल लॉज, बट हमें सभी कुछ नहीं पढ़ना है। We just need to have an idea about the major criminal laws that are applicable in India and major civil laws that are applicable in India. और अगर हमें ये बात समझ आ जाती है, so we will be able to understand the language of the passage that is given in the exam and will be able to answer it very easily. Now let me know, यहां तक की बात क्या सभी को क्लियर है? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है जो अभी तक हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड, यू कैन लेट मी नो एंड वी कैन डिस्कस ऑन दैट। स्टिल क्लियर? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। तो अब एक हम आइडिया समझते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं आपका आईपीसी, जब हम बात करते हैं सीआरपीसी, जब हम बात करते हैं एविडेंस एक्ट, तो हमें बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हमें ये बेसिक डिफरेंसेस बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। कि जैसे अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉज दैट आर एप्लीकेबल इन इंडिया, सिविल लॉज दैट आर एप्लीकेबल इन इंडिया, तो जो क्रिमिनल लॉज हैं, जो सिविल लॉज हैं, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंसेस को समझना। उसके बाद हमें समझना होता है, जैसे अगर हम आईपीसी पढ़ने जाएंगे तो आईपीसी में हमें क्या पढ़ना है, अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ने जाएंगे तो उसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, अगर हम एविडेंस एक्ट की बात करेंगे तो उसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो ये सभी चीजें हमें सीखनी होती है, समझनी होती है, और इस पे हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए विदाउट इवन मतलब एक परसेंट भी इस चीज में हमें डाउट नहीं होना चाहिए। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आईपीसी, I'll be taking name IPC, but now it is being changed to BNS, that is called as Bharati Nyaya Sanhita. But I am taking this name IPC because there is a reason behind it. Now the full form of IPC was Indian Penal Code, Indian Penal Code, and the criminal, this is called as Criminal Procedure Code. Now when I am talking about what do we understand by इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड किस बारे में बात करता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किस बारे में बात करता है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये सब चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। और ये समझना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आईपीसी, आईपीसी इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज इंडियन पीनल कोड। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पीनल कोड? पीनल कोड मींस टू penalize, like this word is coming out of penalizing someone, penalizing someone that means किसी को पनिशमेंट देना। तो अगर हम आईपीसी इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं तो इसका एक एस्पेक्ट क्या है, इट इज अ पीनल कोड। पीनल कोड मींस व्हाट, इट इज टॉकिंग अबाउट पनिशमेंट्स फॉर द डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस। तो अगर हम इंडियन पीनल कोड पढ़ते हैं तो ये हमें पनिशमेंट्स का आइडिया देता है कि भाई जो इंडिया में पनिशमेंट्स है, जैसे मान लो आपने मर्डर किया, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, एब्डक्शन, फॉर दीज ऑफेंसेस व्हाट पनिशमेंट विल बी गिवन is given in what law, it is given in the Indian Penal Code, and that is why it is called as penal code. एक तो हो गया ये एस्पेक्ट कि जब हम इंडियन पीनल कोड की बात करेंगे इट इज टॉकिंग अबाउट पनिशमेंट, जब आप ये पढ़ने जाएंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। अच्छा, और ये किस बारे में बात करता है, एंड इट डिफाइंस व्हाट इज एन ऑफेंस, इट डिफाइंस when an act become an offense. Like for an example, if I'm going to ask you what is a murder, किसी जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं मर्डर क्या है, तो हम सभी का मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर होता है किलिंग समवन इज अ मर्डर। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मर्डर। किसी को मारना इज नॉट मर्डर। मर्डर इज व्हाट, दैट इज डिफाइंड इन द आईपीसी। तो कब किसी को मारना मर्डर होता है इज डिफाइंड इन द आईपीसी, कब किसी के घर से कुछ ले जाना, चोरी करना होता है इज डिफाइंड इन द आईपीसी। सो इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन पीनल कोड, नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन? अच्छा, तो जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इसकी इंडियन पीनल कोड की, तो जो इंडियन पीनल कोड है ये क्या है, पनिशमेंट, ये दो चीजों के बारे में बात करता है। इंडियन पीनल कोड दो चीजों के बारे में बात करता है। एक हमारे इंडिया में जो ऑफेंसेस है वो क्या क्या, लाइक फॉर एन एग्जांपल इट डिफाइंस व्हाट इज एन ऑफेंस। लाइक फॉर एन एग्जांपल, मर्डर इज देयर, थेफ्ट इज देयर, रॉबरी इज देयर, किडनैपिंग इज देयर, एब्डक्शन इज देयर। तो इन सबको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, हमें ये पढ़ना होता है आईपीसी में। और दूसरा, इन ऑफेंसेस के लिए क्या क्या पनिशमेंट होगी ये हमें आईपीसी में पढ़ना होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीनल कोड। अब इसको हम बीएनएस बोल सकते हैं, गवर्नमेंट हैज गिवन अ रीजन, क्योंकि इसका पहले नाम था पीनल कोड। पीनल कोड मतलब किसी को पनिशमेंट देना, लेकिन अब इसका मतलब है न्याय संहिता। मतलब हमारा पर्पस है किसी को न्याय देना, ना कि उसको पनिशमेंट देना। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन आर सेम, इनका बस कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में हम सीखते हैं, समझते हैं।
ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट। तो ये हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं सीआरपीसी, इसके भी नाम में लिखा हुआ है, ये प्रोसीजर कोड है। प्रोसीजर कोड है। प्रोसीजर कोड का मतलब जो प्रोसीजर की बात करता है। जैसे अगर मैंने आपसे बोला मर्डर इज देयर, आपकी सोसाइटी में किसी का मर्डर हो गया, एंड यू नो दैट व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मर्डर, आपने आईपीसी पढ़ लिया, आपको पता है मर्डर क्या है, मर्डर की पनिशमेंट क्या है। लेकिन जो मर्डर हुआ, जो ऑफेंस हुआ और जो पनिशमेंट है, उसके बीच का रास्ता क्या है, उसके बीच का प्रोसीजर क्या है, इट इज गिवन इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोसीजर कोड। तो हमें इन डिफरेंसेस के साथ वेरी मतलब बहुत एक क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे मान लो सोसाइटी में कोई ऑफेंस हुआ, तो ऑफेंस से पनिशमेंट का रास्ता क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू लॉज एन एफआईआर, then after that police officer is going to investigate the matter, then after that based on the investigation they are going to prepare a charge sheet, and that charge sheet will be filed in the court, and then after that trial will be done in the court। तो ये सब जितने भी पार्ट्स हैं, ये सब किसका पार्ट होते हैं, ये सब कुछ हमारा प्रोसीजर का पार्ट होता है। अगेन सीआरपीसी हमें पूरा नहीं पढ़ना, आईपीसी हमें पूरा नहीं पढ़ना, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो हमारे एग्जाम में हर साल आते हैं, तो उनको हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होता है, सीखना होता है, समझना होता है। नाउ दिस इज एन आइडिया अबाउट ऑल दीज थिंग्स जो हमारे एग्जाम में आने वाली हैं, जो हमें इस एग्जाम के लिए करनी है। वी हैव डन द पैटर्न, वी हैव डन द सिलेबस, वी हैव डन द टारगेट, वी हैव डन द वेटेज, एंड अलग अलग सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात भी हमने आपसे करी। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो हमने सीख लिया हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, उनका क्या डिफिकल्टी लेवल है, उनकी क्या स्पीड होनी चाहिए। अब उसके बाद दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास। I'll be taking 5 minutes of yours, and then after that I'll be taking doubts. So in case you guys are having any doubts from the class or any such thing, constitution part, अच्छा constitution रह गया, all right, I'll explain the constitution. Now when I'm talking about constitution, अगर हम legal reasoning की बात करते हैं, अगर हम लीगल रीजनिंग की बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन है। सिविल लॉज में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो हमारा क्या है, वो हमारा हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, जो भी मैंने आपको बताया था। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दैट आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडिया अगर लेना है तो हमें समझना होता है व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, हर एक कंट्री का अगर आप देखोगे देयर इज एन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी एक कंट्री को गवर्न करने के लिए तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या, जैसे मान लो आप किस देश में रहते हो, यू आर लिविंग इन इंडिया, आप कहाँ रहते हो, भारत में रहते हो, तो ये भारत है, ये इंडिया है, ये कहाँ लिखा हुआ है, इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इस पूरे इंडिया को गवर्न करने के लिए जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी रेगुलेशंस हैं, दिस इज ऑल बीइंग गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं पढ़ना होता, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडिया होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल प्रियम्बल इज देयर। अब अगर आपको इसका बहुत बेहतर आइडिया चाहिए किस तरीके से हमें करना है, तो आप जो हमारा YouTube चैनल है केपी क्लासेस, वहां पर आप देख सकते हो, आप केपी क्लैट सर्च करेंगे आपको वहां पे मिल जाएगा, उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी सीरीज, उसमें हमारे पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर है लॉ ऑफ टॉट के जो हमने स्टार्ट किए वो सब वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी जैसे हमने प्रियम्बल वहां पे कर रखा है, फिर उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग डन देयर, फिर उसके बाद हम बीपीएसपी की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती हैं, फिर उसके बाद आपका प्रेसिडेंट एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब आ जाते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, फिर उसके बाद हमें इमरजेंसी प्रोविजन। तो इतना सबका तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए हैं वो प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट से बाहर नहीं गए हैं। और सम टाइम बीपीएसपी इज आल्सो कंसर्न, ये तो पूरा एडिशनल है जो हमें करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर हो सकती है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लैंग्वेज को समझना होता है। दिस इज एन आइडिया, दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ इट। अब ये सब तो हो गया इन अलग अलग सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें कैसे करना है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट विल टॉक ऑन दैट लेटर ऑन, अगर हमारे पास टाइम होगा। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग टू अपीयर इन दिस ईयर ओनली, तो हमारे पास जो टाइम है वो 6 मंथ का है। तो अभी तक हमने समझ लिया तैयारी में हमें क्या करना है। अब हम सीखने वाले हमें ये जो पूरा तैयारी है 6 मंथ में, वो तैयारी हमें कैसे करनी है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, ताकि हमने जो टारगेट आपसे स्टार्टिंग में बोला था 100 का, वो 100 का टारगेट कैसे अचीव किया जा सकता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट, दिस इज द कंप्लीट रोड मैप ऑफ दैट। अब जैसे हमारे पास इस एग्जाम के लिए
ऑन एन एवरेज 6 मंथ का टाइम है, तो हमने इस पूरे के पूरे टाइम को डिवाइड कर दिया 3 मंथ 3.5 मंथ्स, एंड देन आफ्टर दैट योर 2 मंथ्स, एंड देन आफ्टर दैट योर 7 डेज। इस तरीके से हमने आपका जो पूरा का पूरा 6 मंथ का टाइम है उसको डिवाइड कर दिया। तो दिस इज समथिंग विच दिस इज द पैटर्न दैट वी फॉलो हियर। अगर आप नो मैटर हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू आउट, जस्ट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद इट। तो अब जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ पहले 3.5 मंथ, क्योंकि हमें सब कुछ सीखना है, लीगल रीजनिंग सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, लॉजिकल रीजनिंग सीखनी है, क्यूए सीखना है, और फिर उसके बाद हमारा इंग्लिश, इतनी सारी कुछ चीजें हमें पहली बार में करनी होती है, जीके एंड करंट में इतना सब कुछ हमें करना होता है। तो हमें ये सब कुछ करने में 3.5 से लेकर के 4 मंथ्स तक ऑन एन एवरेज लग जाते हैं। तो पहली बार जब हम सब कुछ कंप्लीट करते हैं तो वो करने में हमें जो टाइम लगता है वो 3.5 महीने या 4 महीने तक लगते हैं। उसके बाद जब आपने एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जब आपने एक बार पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मतलब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि इस एग्जाम में जब आप अपियर होने के लिए जाएंगे तो आपको किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जितना भी आपका सिलेबस है वो आपका पहले से ही पूरा तैयार हो गया। तो अब इसको रिवाइज करना हमारे लिए और आसान हो जाता है। तो ये काम हमारा 2 से लेकर के 1.5 मंथ्स में हो जाता है। तो जब आप पहली बार इसकी तैयारी करते हो तो हमें ऑलमोस्ट 4 मंथ्स लगते हैं, लेकिन दोबारा जब इसको सेकेंड टाइम आप इसकी तैयारी करते हो तो 2 मंथ्स या उससे भी कम टाइम लगता है, 1.5 मंथ्स, क्योंकि आपने एक बार सब कुछ पहले कर रखा है। तो यहाँ से ही आप देखोगे पहले करने में आपको लगा एक्स टाइम, फिर उसके बाद आपका जो टाइम है वो हाफ हो गया, x/2 हो गया, मतलब पहले ही आपकी स्पीड डबल हो गई। और फिर उसके बाद जब आपने दूसरी बार पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लिया, देन आफ्टर दैट दीज 50 आवर्स मैराथन इज देयर, जो आपके एग्जाम से 1 वीक पहले होता है, ताकि आपके पास 1 वीक रिवीजन का भी टाइम है। तो इसमें क्या होता है, ये 50 आवर्स में आपका जितना भी 6 मंथ था, जितनी तैयारी आपने करी, जितना आपने 3.5 मंथ में तैयारी किया, जितना आपने 1.5 मंथ में तैयारी किया, वो पूरा का पूरा जो इंटायर सिलेबस होता है, जो आपने पहले 4 महीने में किया फिर 2 महीने में किया, उसको हम कंसाइज करके पूरा 50 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। ये इस तरीके का पैटर्न है ताकि आपने 3 बार सिलेबस एटलीस्ट अपने एग्जाम में जाने से पहले कंप्लीट कर लिया। नाउ माय क्वेश्चन इज इट सफिशिएंट फॉर द एग्जाम? क्या ये कर लेना बस हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है? द आंसर इज नो। इतना करना हमारे एग्जाम के लिए कभी सफिशिएंट हो ही नहीं सकता। आपने पूरा सिलेबस कर लिया, वेरी गुड, आपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया, वेरी गुड, आपने उसको तीसरी बार रिवाइज कर लिया, वेरी गुड, लेकिन क्या कभी आपने एग्जाम दिया? क्या आपको पता है एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? क्या आपको पता है एग्जाम में प्रेशर हैंडल करना क्या होता है? क्या आपको पता है आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी स्पीड क्या है, आप कहाँ लैग करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है? और ये सब हमें कैसे पता लगेगा? ये सब हमें तब पता लगेगा जब हम एटलीस्ट एग्जाम को देंगे। एग्जाम दिए बिना तो ये नहीं पता लग सकता। एंड फॉर दैट दिस इज द स्ट्रेटजी दैट वी फॉलो, 3 टाइम्स रिवीजन एंड 30 टाइम्स मॉक। 30 टाइम्स मॉक। अब ये जो 30 टाइम्स मॉक है, ये मॉक क्या होता है, जैसे ही आपका एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपके मॉक स्टार्ट हो जाते हैं। ये मॉक अभी भी मतलब आपको डेट शीट वगैरह मिल जाएगी, 12 सितंबर से स्टार्ट होते हैं। आपका एग्जाम होगा जाके 1 दिसंबर के आसपास, लेकिन आप पहला एग्जाम, आप अपना एग्जाम देना स्टार्ट करोगे सितंबर में, और जैसे ही आप मॉक देते हो आपका आपको तुरंत ये हिट करता है कि तैयारी पूरी हो गई, सिलेबस पूरा हो गया, लेकिन मेरा ये सब्जेक्ट है जो वीक है, इस सब्जेक्ट में मेरी स्पीड नहीं आ रही, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है जिस पे मुझे काम करना है, ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, ये इस पे हमें स्पीड कैसे बढ़ानी है ये सीखना है। तो जब आप ये 30 वाला मॉक देते हो ना, जब आप पहला मॉक देते हो, दूसरा मॉक देते हो, तीसरा मॉक, ये मॉक और ये रिवीजन साथ साथ चलते हैं, ये मॉक ये रिवीजन, ये मॉक ये रिवीजन एक साथ चलते हैं, तो ये आपको एक आइडिया देते हैं कि जो आप एग्जाम देने वाले हो उस एग्जाम का आप एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करोगे। जब तक आप एक्चुअल एग्जाम नहीं देते आपको ये नहीं पता लग सकता। सो दैट इज व्हाई दिस स्ट्रेटजी वी फॉलो, एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजंस एंड 30 टाइम मॉक। इट इज समथिंग व्हिच इज कंपलसरी। अगर आपने इतना कर लिया विद कंसिस्टेंसी, अब इसका मतलब ये नहीं मॉक दिया कितने भी नंबर आ रहे हैं उस पर काम नहीं किया, यू नीड टू एनालाइज ईच एंड एवरी मॉक। और वो पूरा मॉक रिवीजन करने के बाद जब आप ये रिवीजन देखते हो, यहाँ पे यही चीजें यहाँ पे चल रही है, यहाँ यही आप एग्जाम में देख रहे हो, तो आपके पास एक दूसरा सीखने का ऑप्शन होता है। अब जैसे ही आपने 30 मॉक दे लिए तो अब आपका माइंड सेट चेंज हो गया। अब आपको पता लग गया हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमें कैसे इनकी तैयारी करनी है। तो जब आपको एक बार ये समझ आ गया
तो ये जो 7 डेज मैराथन होता है ना, ये इतना फ्रूटफुल होता है कि जब आप ये पढ़ते हो ना, यही हमारे एग्जाम के लिए बहुत सफिशियंट होता है। लेकिन ये आप तभी ग्रास्प कर सकते हो जब आपने पूरा का पूरा साल दिया हो, जब आपने पूरा 3.5 मंथ दिया हो, जब आपने पूरा ये 1.5 मंथ दिया हो, तभी आप ये 7 डेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब जो हमारा एग्जाम है वो केवल और केवल 2 घंटे है। ये 120 क्वेश्चन जो आपको आपकी लाइफ का डिसाइड करने वाले कि आप अपनी लाइफ का 5 इयर्स कहाँ स्पेंड करोगे, उस 2 घंटे की तैयारी के लिए हम एटलीस्ट उस एक एग्जाम के लिए हम एटलीस्ट 30 टाइम्स एग्जाम देते हैं, ताकि कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि आप देखोगे बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई कमी थोड़ा बहुत हमारी तैयारी में लैक रहता है, फिर हम 1 साल का फिर गैप लेते हैं, तो वो सिचुएशन ना आए। तो इसलिए पहली बार ही हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, इतनी रॉक सॉलिड होनी चाहिए, उसमें कोई भी गैप की गुंजाइश रहे ही ना। तो अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी करते हो, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, पूरे सिलेबस को रिवाइज किया और उसको फिर से समराइज किया और 30 टाइम्स अगर आपने एग्जाम दे लिया, इफ यू आर एबल टू डू इट विद अटमोस्ट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, उसके बाद इसको एनालाइज करना भी मैटर करता है। अगर आपने इतना कर लिया, यू डोंट नीड टू लुक फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन कि यहाँ पे डोमिसाइल मिल जाएगा क्या, यहाँ पे कास्ट वाला रिजर्वेशन मिल जाएगा क्या, क्या स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा क्या, क्या कोई अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा क्या, ये सब कुछ आपको नहीं देखना पड़ेगा अगर आपने सिंसियरली इतना ये कर दिया। एंड देयर रेयरली स्टूडेंट्स फॉलो दिस, ये हम पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा 100% देते हैं, लेकिन हमें सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें इसको सुनने तक नहीं रखना है, ये पैटर्न आपको पूरे एग्जाम तक फॉलो करना है, देन एंड ओनली देन 6 months are enough to crack flat or not. It depends completely on the student. ये किसी एक स्टूडेंट के लिए जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, उसके लिए इसका आंसर अलग हो सकता है। ये आंसर आप अपने लिए खुद निकाल सकते हो, और ये आंसर आपको कैसे पता लगेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप प्रीवियस ईयर्स निकालें, आप प्रीवियस ईयर्स के पूरे पेपर की एक स्पाइरल बना लो। आप जैसे ही वो स्पाइरल बनाओगे तो आपको पहले ये आइडिया हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर खुद देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो सबके लिए। जैसे मान लो ये फ्लैट एग्जाम है, अब आप यहाँ से यहाँ तक आना चाहते हो, आप बहुत दूर से यहाँ तक आना चाहते हो, कि आपकी आपकी डिस्टेंस है, आपको ये तय करना है, आपको आपके लिए ये खुद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये आंसर केवल और केवल आप दे सकते हैं कि ये हो सकता है, आपसे नहीं हो सकता। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट। 6 months आर मोर देन इनफ टू डू इट। जब हम 3 बार पढ़ाई कर रहे हैं, हम 30 बार मॉक दे सकते हैं 6 मंथ में, तो ये प्रीटी मच डुएबल है। बट स्टिल आई से गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपको लगता है कि इनके साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको कर लेंगे, अगर आपके अंदर वो जज्बा है, तो 100% 6 months are more than enough. Now this was from my side. I hope this was helpful for you. So अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले, this is a plan that you can implement in your studies and that will help you out. But the thing is that you need to be consistent throughout the year. अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है related to this class or any other thing, you can unmute yourself and ask me, or else you can let me know the question in the chat box and we can discuss on that. If there is any doubt, if there is any question, we can discuss on that. All right, so I'm assuming that there are no doubts. So I wish you all the very best for this CLAT exam. I wish you all the very best for this journey. Just you need to be stay consistent throughout the year, and you will definitely get something out of it. You don't need to look for options at the initial stage, but there are many good options that are available. Like for an example, just give your best. But in case if you lack by 1, 2, or 5 marks, so you will get admission into the top central university. Like for an example, DU takes admission through it. Then after that, central universities and state universities are there, which give preference to these students. IP University is there in Delhi, which is a state university which takes admission on the basis of
CLAT examination. So initially we don't need to think of all of that, but in case you are giving your best, you are consistent with your plan, in case you lag by 5 6 or 4 5 marks or 10 marks, still you'll get something out of it. So this is not like either you win or lose, you will 100% get something out of it. Just depends on how much hard work you are putting towards it. So now this was from my side. I'm winding up this class. In case, again I'm saying, in case there are any doubts related to this class or related to your CLAT examination, you can let me know in the chat box and we can discuss on that. So I'm assuming that there are no doubts. So we are winding up this class right here. In case you'll be having any queries, any doubts, you can connect with us. The numbers are already given. I have done my LLB from DU. So I have given a different examination. I have done my LLB from DU. So for that, CLAT examination was not required. At that time, there was an exam called as DU LLB. So I've done my law from Delhi University, and the other faculty who is also taking legal reasoning classes is also from DU. So we have done the 3 years LLB. We haven't done the 5 years LLB. But the pattern is pretty much similar at that time. Alright. So I'm winding up this class. All the very best to all of you. KP Classes. Dedicated to excellence.